हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, मेरा नाम चंदन शर्मा है। मेरे यूट्यूब चैनल टीचिंग बाय चंदन शर्मा में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज क्लास 7 एनसीईआरटी क्लास 7 चैप्टर नंबर 2 है और टॉपिक का नाम है हमारी पृथ्वी के अंदर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, और इससे पहले मैंने क्लास 6 की जो एनसीईआरटी ज्योग्राफी एनसीईआरटी का जो ऑल सब्जेक्ट है दोस्तों, ऑल टॉपिक को हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम क्लास 7 मतलब क्लास 7 के जो भी टॉपिक है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों। तो आज हमारा सेकंड टॉपिक है हमारी पृथ्वी के अंदर। कल नेक्स्ट रहेगा टॉपिक हमारी बदलती पृथ्वी। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है और मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी दोस्तों कि आप लोग एक शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, क्योंकि मैं थ्योरी क्लासेस आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। देन उसके बाद में जो भी इंपॉर्टेंट पीवाई के क्वेश्चन रहते हैं उसको भी मैं करवा रही हूँ। तो आप लोग जो मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैं बताती हूँ पॉइंट, आप लोग उस पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिए और उसके बाद में आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करें, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है ना। और जो भी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करेंगे, जिससे नेक्स्ट नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे दोस्तों। और इस सेशन को आप लोग ना लाइक कर दो, लाइक शेयर कर दीजिए, जिससे हम कंटिन्यू क्लास करते हैं। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं आप, लिखा है सेकंड चैप्टर है हमारी पृथ्वी के अंदर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और जो मैं अंडरलाइन करूँगी दोस्तों, और एक एक मतलब एक जब मैं क्लास करवाती हूँ तो आप लोग एक कॉपी और पेन लेकर बैठा कीजिए। जो भी इंपॉर्टेंट मैं बताती हूँ उसको प्लीज़ आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, जिससे लास्ट मोमेंट पर जब एग्जाम के मतलब एक हफ्ता बचे, एक वीक्स, तो आप लोग उस नोट्स को एक बार सरसरी नज़र से इसे देख लोगे ना, तो सारी चीज़ें आपको जो है कि याद हो जाएंगी। ठीक है, तो चलिए, तो हम यहाँ पर चलते हैं दोस्तों। हमारा टॉपिक है हमारी पृथ्वी के अंदर। देखिए, हमारी पृथ्वी क्या है? तो हमारी पृथ्वी एक गतिशील ग्रह है। क्या है दोस्तों? हमारी पृथ्वी एक गतिशील ग्रह है। इसके अंदर एवं बाहर निरंतर परिवर्तन होता रहता है। हमारी पृथ्वी कैसी है दोस्तों? तो हमारी पृथ्वी एक गतिशील ग्रह है और इसके अंदर एवं बाहर निरंतर परिवर्तन होता रहता है। क्या आपने कभी सोचा है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या है? क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या है? पृथ्वी किन पदार्थों से बनी है? ये सब चीज़ें आप लोगों ने नोटिस किया? कभी कभी सोचा है? नहीं सोचा होगा, सोचा भी होगा, है ना। चलिए, तो आज हम देखेंगे पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में। आज हम देखेंगे दोस्तों पृथ्वी के आंतरिक भाग। देखिए, एक प्याज की तरह पृथ्वी भी एक के ऊपर एक संकेंद्रीय परतों से बनी है। पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं दोस्तों? पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को कहते हैं परपटी। ये देख सकते हो ना, जो सबसे ऊपरी परत होती है इसको क्या बोलते हैं? परपटी बोलते हैं। यह सबसे पतली परत होती है। सबसे पतली परत कौन सी होती है? पासे परपटी, पासे पतली होती है। तो सबसे पतली परत का नाम है परपटी होती है। ये महाद्वीपीय सहित में 35 किलोमीटर एवं समुद्री सतह में केवल 5 किलोमीटर तक है। महाद्वीपीय सहित में दोस्तों 35 किलोमीटर है एंड समुद्री सतह में 5 किलोमीटर है। ठीक है, महाद्वीपीय सहित मुख्य रूप से सिलिका एवं एल्युमिनियम जैसे खनिजों से बनी है। जिसको सिलिका और एल्युमिनियम, क्या है दोस्तों? सिलिका और एल्युमिनियम। ठीक है, चलिए, जिसको हम सियाल बोलेंगे, इसलिए इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? सियाल। सिलिका और एल्युमिनियम से मिलकर बना होता है, जिसको हम सियाल कहते हैं। महासागर की परपटी मुख्यतः सिलिका और मैग्नीशियम की बनी होती है, इसलिए इसको हम सिग्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? सीमा बोलते हैं, सिग्मा नहीं, सीमा बोलते हैं। परपटी के ठीक नीचे मेटल होता है जो 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला है। तो मेटल 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला है। ये परपटी के ठीक नीचे मेटल होता है और इसकी सबसे आंतरिक परत है कोर। क्या है? क्रोड। सबसे आंतरिक परत कौन सी है? ये क्रोड है दोस्तों। ये मेटल हो गया, है ना, ये मेटल है, ये स्थल मंडल है, और ये क्रोड, ये सीमा है, ये बाह्य कोर है ना। तो आप लोग देख सकते हो इस फिगर के माध्यम से, आप देख सकते हो पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है, आप इसी से आपसे देख सकते हो, है ना। क्रोड, सीमा, सियाल और निफे। चलिए, निफे जो होता है दोस्तों, निकिल और फेरस से मिलकर बना होता है। चलिए आगे देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। क्या आप जानते हैं कि विश्व की सबसे गहरी खान दक्षिण अफ्रीका में स्थित है? तो ये नोट डाउन कर लीजिएगा कि विश्व की सबसे गहरी खान कहाँ पर है। तो विश्व की सबसे गहरी खान है दक्षिण अफ्रीका में, और इसकी दोस्तों गहराई कितनी है? तो इसकी गहराई 4 किलोमीटर है। कितनी है? इसकी गहराई 4 किलोमीटर है। तेल की खोज में इंजीनियर 6 किलोमीटर गहराई तक खोद चुके हैं। पृथ्वी के केंद्र तक
पहुंचने के लिए जो बिल्कुल असंभव है, आपको समुद्र की सतह से 6000 किलोमीटर गहराई तक खोदना होगा, है ना। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट। चलिए आगे देखते हैं। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा, और उम्मीद तो नहीं है, मतलब कि मुझे ऐसा नहीं लगता कि आप लोगों को नोट्स बनाने की ज़रूरत है, पीडीएफ की ज़रूरत है, क्योंकि मैं इस हिसाब से पढ़ा देती हूँ कि आप लोग को एक बार सुनने मात्र से ही आपको तैयार हो जाएगा सारी चीज़ें। चलिए, तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, जिसकी त्रिज्या लगभग कितनी है, तो जिसकी त्रिज्या लगभग 3500 किलोमीटर है। कितनी है? 3500 किलोमीटर है। यह मुख्यतः निकेल और फिर लोहे की बनी होती है। इसी को निफे हमने पहले ही बताया था, सियाल, सीमा और निफे, है ना, निफे, निकिल और फेरस। केंद्रीय कोट का तापमान एवं दाब काफ़ी उच्च होता है। क्या होता है? केंद्रीय कोट का जो तापमान होता है ना, वो काफ़ी जो है दाब और उच्च भी होता है। अब हम बात करेंगे दोस्तों सैल और खनिज के बारे में। किसके बारे में? सैल और खनिज के बारे में। देखिए, पृथ्वी की परपटी अनेक प्रकार के सैलों से बनी है। हमारी जो पृथ्वी है ना, उसकी जो परपटी है वो कई प्रकार के सैलों से बनी है। पृथ्वी की परपटी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को सैल कहते हैं। सैल विभिन्न रंग, आकार एवं गठन की हो सकती है। सैल विभिन्न रंग, आकार और गठन की हो सकती है। मुख्य रूप से सैल जो होते हैं वो 3 प्रकार की होती है, आग्नेय है, अवसादी है और कायांतरित है। कौन कौन सी है? सैल कितने प्रकार के दोस्तों हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? आग्नेय है, अवसादी है और कायांतरित है। कायांतरित को रूपांतरित भी कहते हैं ना। तो आग्नेय इग्नियस है, अवसादी सेडिमेंट्री है, कायांतरित को मेटामॉर्फिक सैल कहते हैं। ठीक है। द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है। इस प्रकार बने सैल को क्या कहते हैं? आग्नेय सैल कहते हैं। आग्नेय सैल को ही प्राथमिक सैल भी कहते हैं। आग्नेय सैल को क्या कहते हैं? तो आग्नेय सैल को प्राथमिक सैल भी कहते हैं। आग्नेय सैल भी 2 प्रकार का होता है। पहला होता है अंतर्भेदी है और दूसरा है बहिर्भेदी। तो आपसे क्वेश्चन एग्जामिनर ये भी पूछ ले सकता है कि आग्नेय सैल कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? तो आग्नेय सैल 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है अंतर्भेदी और दूसरा होता है बहिर्भेदी। चलिए अब आगे देखते हैं। क्या आप ज्वालामुखी से निकलने वाला जो लावा होता है, लावा की कल्पना कर सकते हैं? वास्तव में आग की तरह लाल द्रवित मैग्मा ही लावा है। मैग्मा क्या है दोस्तों? तो आग की तरह लाल द्रवित मैग्मा ही लावा है, जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलकर सतह पर आता है। जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आता है, वह तेजी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है। भाई वो आग का लावा रहता है, वो निकलता है, निकलने के बाद वो जस्ट जो है बाहर निकलकर तेजी के साथ वो ठंडा होकर वो ठोस बन जाता है। परपटी पर इस प्रकार से बने सैल को बहिर्भेदी आग्नेय सैल कहते हैं। तो आंतरिक सैल और बहिर्भेदी आग्नेय सैल के बारे में आपको पता चल गया दोस्तों। इसकी संरचना बहुत महीन दानों वाली होती है। इसके एग्जाम्पल्स है बेसाल्ट। क्या है एग्जाम्पल्स? क्या है दोस्तों? एग्जाम्पल्स है बेसाल्ट। दक्कन पठार बेसाल्ट सैलों से बना ही है। द्रवित मैग्मा कभी कभी भूपर्पटी के अंदर गहराई में ही ठंडा हो जाता है और इस प्रकार बने ठोस सैलों को अंतर्भेदी आग्नेय सैल कहते हैं। धीरे धीरे ठंडा होने के कारण ये बड़े दानों का रूप ले लेते हैं। ग्रेनाइट ऐसे ही सैल का एक एग्जाम्पल है। ले मसालों तथा दानों का चूर्ण बनाने के लिए जिन अपघर्षण पदार्थों का उपयोग होता है वे ग्रेनाइट के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? ग्रेनाइट के बने होते हैं। सैल लुढ़क कर, चटक कर तथा एक दूसरे से टकराकर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। इन छोटे कणों को अवसाद कहते हैं। ये अवसाद हवा, जल आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाकर जमा कर दिए जाते हैं। ये अदृढ़ अवसाद दबकर एवं कठोर होकर सैल की परत बनाते हैं। इस प्रकार की सैलों को अवसादी सैल कहते हैं। अवसादी सैल का जो एग्जाम्पल है दोस्तों वो है बलुआ पत्थर रेत के दानों से बनता है और इन सैलों में पौधों, जानवरों और अन्य सूक्ष्म जीवाणुओं जो कभी इन सैलों पर रहते हैं के जीवाश्म भी हो सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। आग्नेय और अवसादी सैल उच्च ताप और दाब के कारण कायांतरित सैलों में परिवर्तित हो सकते हैं। तो आग्नेय और अवसादी सैल जो होते हैं वो उच्च ताप और दाब के कारण कायांतरित सैलों में परिवर्तित हो सकती हैं। एग्जाम्पल्स के लिए चिकनी मिट्टी, स्लेट और चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, देखिए तो यहाँ तक हमने आपको समझा दिया दोस्तों, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा कि पृथ्वी के आयतन का केवल 1% हिस्सा ही परपटी है, 84% मेटल है, 15% क्रोड है और पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? तो पृथ्वी की त्रिज्या है 6371 किलोमीटर।
6,371 किलोमीटर दोस्तों, ये है पृथ्वी की त्रिज्या। आप लोग उसको नोट डाउन कर लीजिएगा, पृथ्वी की त्रिज्या। एग्जामिनर आपसे पूछे कि पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है, तो 6,371 किलोमीटर है। चलिए आगे देखते हैं। इग्नियस, लैटिन शब्द इग्निस जिसका अर्थ होता है अग्नि। सेंटिमेंट्री का अर्थ क्या होता है? इग्निस का अर्थ होता है अग्नि, सेडिमेंट्री का अर्थ होता है स्थिर। ये भी लैटिन शब्द सेंटिमेटम से मिलकर बना होता है और इसका अर्थ होता है स्थिर। मेटामॉर्फिक का अर्थ क्या होता है दोस्तों? तो इसका अर्थ होता है ग्रीक शब्द से मिलकर बना होता है और इसका अर्थ होता है रूप परिवर्तन। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, शब्द की उत्पत्ति जो हुई है दोस्तों, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा और इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनर एनसीईआरटी बुक्स से की द पॉइंट ऐसे क्वेश्चन पूछता है, और जो है बच्चे जब एनसीईआरटी बुक को पढ़े नहीं होते तो वो गलती कर देते हैं। तो इसलिए पृथ्वी की त्रिज्या आपसे पूछेंगे, और पृथ्वी के आयतन का केवल कितना प्रतिशत हिस्सा पर्पटी का है, कितना मेटल का होता है, कितना अखरोट का होता है, ये भी पूछ सकते हैं। तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पर हमारा शब्द आया था जीवाश्म, है ना। ये जीवाश्म क्या होता है? आपने पढ़ा होगा तो आपके मन में तो ये बातें आई होगी ना कि जीवाश्म किसे कहते हैं। तो देखिए, सेलों की परतों में दबे मृत पौधों और जंतुओं के अवशेषों को जीवाश्म कहते हैं। सेलों की परतों में दबे मृत पौधों और जंतुओं के अवशेषों को क्या कहते हैं? जीवाश्म कहते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है। आप ये देख लीजिए, कायांतरित सेल में परिवर्तित अवसादी जो सेल है ना, आप देख सकते हो कायांतरित सेल में परिवर्तित अवसादी सेल। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि मैंने 2 स्लाइड आपको पढ़ाया, ये दोनों स्लाइड आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें से जो भी की द पॉइंट हमने बताया है वो भी इंपॉर्टेंट है। जैसे निफ़ा किसे बना है, निफ़े है और सियाल है, सीमा है, तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। फिर आगे देखिए, सेल हमारे लिए बहुत उपयोगी है। कठोर सेलों का उपयोग सड़क, घर और इमारत बनाने के लिए किया जाता है। आप पत्थरों का उपयोग कई खेलों में करते हैं, जैसे कि लिए सात पत्थर, पिट्ठू, चिबिड्डी, स्टापू या किटकिट हो गया, 5 पत्थर, गिट्टी हो गया आदि हैं। आप अपने दादा दादी, माता पिता, पड़ोसियों आदि से पूछकर कुछ अन्य खेलों की जानकारी प्राप्त कर सकते हो। देखिए दोस्तों, ये पत्थर से ही बना है, संगमरमर से। ताजमहल सफ़ेद संगमरमर से बना है। ये लाल किला लाल बलुआ पत्थर से बना है। तो आप लोग एग्जाम्पल्स में इसको देख सकते हैं, फिगर के माध्यम से देख सकते हो। और जिसको देखना हो वो आगरा जाकर ताजमहल भी देख सकता है, लाल किला दिल्ली में जाकर देख सकता है। तो यहाँ पर देख सकते हो, जिसको मतलब कि बहुत सारे लोगों ने देखा भी होगा, और जो नहीं देखे हैं वो जाकर रियल में उसको देख सकते हैं, छू सकते हैं कि ये कौन सा संगमरमर है ना। आप इसको देखोगे तो कहोगे कि हाँ ये लाल बलुआ पत्थर है, इसको देखोगे तो कहोगे हाँ ये सफ़ेद संगमरमर है। तो आप लोग जो है अपने नेत्रों को दर्शन जरूर करवाइएगा इन सब जगहों पर जाकर, है ना। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। देखिए आगे है कि आपको जानकर आश्चर्य होगा कि किन्हीं निश्चित दशाओं में एक प्रकार की सेल चक्रीय तरीकों से एक दूसरे में परिवर्तित हो जाते हैं। एक सेल से दूसरे सेल में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को शैल चक्र कहते हैं। आप जानते हैं कि द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस आग्नेय सेल बन जाता है। ये आग्नेय सेल छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होकर अवसादी सेल का निर्माण करते हैं। ताप एवं दाब के कारण ये आग्नेय और अवसादी सेल कायांतरित सेल में बदल जाते हैं। अत्यधिक ताप एवं दाब के कारण कायांतरित सेल पुनः पिघलकर द्रवित मैग्मा बन जाती है। यदि द्रवित मैग्मा पुनः ठंडा होकर ठोस आग्नेय सेल में परिवर्तित हो जाता है ना। तो आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर फिगर दिया है, सेल चक्र है दोस्तों, है ना। देखिए ये अवसादी सेल है, ये मैग्मा है, मैग्मा आग्नेय सेल है, अवसाद तलछट है, अवसादी सेल हो गया, फिर कायांतरित सेल, फिर कायांतरित सेल से मैग्मा बनता है, तो अवसादी से मैग्मा होता है ना। तो ये सब फिगर के माध्यम से आप देख सकते हो। जो ये फिगर में दिया गया है वो सारी चीज़ें यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया गया है ना, यहाँ पर लिख कर दिया गया और यहाँ पर फिगर के माध्यम से बताया गया है आप लोगों को कि कैसे जो है कि यहाँ पर सेल चक्र का निर्माण हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके राज्य में कौन से खनिज पाए जाते हैं, आपको बताना है ना। आप जिस स्टेट से आप बिलोंग कर रहे हो, तो अपने स्टेट में, आपके स्टेट में क्या पाया जाता है ना, कौन से खनिज पाए जाते हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा दोस्तों। एंड आगे देखते हैं। सेल विभिन्न खनिजों से बनी होती है। खनिज प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले पदार्थ हैं जिनका निश्चित भौतिक गुणधर्म एवं निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। खनिज मानव जाति के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ का उपयोग ईंधन की तरह होता है, जैसे कोयला है, प्राकृतिक गैस है एवं पेट्रोलियम। इनका उपयोग उद्योगों,
औषधि और उर्वरक में भी होता है, जैसे लोहा है, एल्युमिनियम है, सोना है एंड यूरेनियम है। तो क्या क्या है? लोहा, एल्युमिनियम, सोना और यूरेनियम। ठीक है, ये सारी चीज़ें आती हैं। चलो आगे देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे दोस्तों थ्योरी क्लासेस 2 थी वो ख़त्म हो गई है। अब हम बात करेंगे हमारी पृथ्वी के अंदर। हमारी पृथ्वी के अंदर जो इंपॉर्टेंट पीवाई के क्वेश्चन है उसको हम फटाफट देख लेते हैं। चलिए, मेरा पहला क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को पर्पटी कहते हैं तथा यह सबसे पतली परत है। सेकंड ऑप्शन है महासागरीय पर्पटी की मोटाई महाद्वीपीय पर्पटी से अधिक होती है। बताइए कौन सा कथन सही है? केवल एक होगा, केवल दो होगा, एक और दो दोनों होगा, या फिर ना तो एक होगा ना ही दो होगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा केवल एक। देखिए मैंने पहले भी एक्सप्लेन कर दिया है कि पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? पर्पटी कहते हैं। ये सबसे पतली परत होती है, ये तो बात सही है। पर्पटी की जो मोटाई है महाद्वीपीय और महासागरों के नीचे भिन्न भिन्न होती है। महाद्वीपीय भाग में इसकी जो मोटाई है वो 35 किलोमीटर एवं समुद्री सतह के नीचे इसकी जो मोटाई है दोस्तों वो 5 किलोमीटर तक पाई जाती है। अर्थात महाद्वीपीय पर्पट की मोटाई महासागरीय पर्पटी से अधिक होती है। अतः फर्स्ट कथन सही है और सेकंड गलत है, तो यहाँ पर केवल एक सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? बताइए। महाद्वीपीय पर्पटी सिलिका और एल्युमिनियम जैसे खनिजों से बनी है। महासागरीय पर्पटी सिलिका और आयरन से बनी हुई है। पृथ्वी की सतह पर्पटी के नीचे मेटल व क्रोड परत का विकास हुआ है। पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत को क्रोड कहते हैं जो कि मुख्यतः निकेल और लौह से बनी है। बताइए, निकेल और लौह से बनी, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? है ना, असत्य पूछा गया तो आपको असत्य बताना है। देखिए दोस्तों, महाद्वीपीय पर्पटी सिलिका और एल्युमिनियम जैसे खनिजों से बनी है, ये ऑप्शन तो सही है। पृथ्वी की सतह पर्पटी के नीचे मेटल व क्रोड परत का विकास हुआ है, ये भी सही है। पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत को क्रोड कहते हैं जो कि मुख्यतः निकेल और लौह से बनी होती है, ये ऑप्शन बी भी सही है। सॉरी, ऑप्शन डी भी सही है। ऑप्शन बी देख लेते हैं कि महासागरीय पर्पटी सिलिका और आयरन से बनी है, ये ऑप्शन गलत है ना। क्या है? सीमा कहते हैं। जो महासागरीय पर्पटी सिलिका और आयरन की नहीं बनी दोस्तों, सिलिका और मैग्नीशियम की बनी है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि असत्य पूछा गया है तो असत्य भी है, असत्य बी ऑप्शन है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आकर तेजी से ठंडा होकर ठोस हो जाता है तब इस प्रकार बहिर्भेदी अग्निय सेल का निर्माण होता है। सेकेंड ऑप्शन है कि जब द्रवित मैग्मा भूपर्पटी के अंदर गहराई में ही ठंडा हो जाता है तब अंतर्भेदी आग्नेय सेल का निर्माण होता है। बहिर्भेदी आग्नेय सेल की संरचना बड़े दानों वाली होती है। अंतर्भेदी आग्नेय सेल की संरचना महीन दानों वाली होती है। बताइए कौन सा कथन सत्य है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। पहला और दूसरा सही है, बाकी तीसरा चौथा गलत है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है दोस्तों। चलिए इसका मतलब राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? देखिए, अंतर्भेदी आग्नेय सेल, बहिर्भेदी हो गया, अवसादी है, कायांतरित है। तो चलिए इसको हम फटाफट मिलान कर लेते हैं। तो अंतर्भेदी आग्नेय सेल कौन सा होता है? अंतर्भेदी आग्नेय सेल होता है दोस्तों, उसको कहते हैं, ये है ग्रेनाइट। तो पहले का हो जाएगा तीसरा। चलिए बहिर्भेदी आग्नेय सेल की बात करते हैं। बहिर्भेदी आग्नेय सेल की बात करते हैं दोस्तों, तो ये है बेसाल्ट। तो बी का दूसरा हो जाएगा, है ना, बी का दूसरा हो जाएगा। अब अवसादी सेल की बात करते हैं तो ये हो जाएगा चूना पत्थर। तीसरे का चौथा। कायांतरित सेल है स्लेट, डी का हो जाएगा पहला। 3 2 4 1 ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 3 2 1 4 1 है ना, ऑप्शन डी। चलिए आगे देखते हैं। जब द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है तब इस प्रकार बने सेल को क्या कहते हैं? कायांतरित सेल कहते हैं, अवसादी कहते हैं, आग्नेय कहते हैं, या फिर जीवाश्म युक्त सेल कहते हैं। जब द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है तब इस प्रकार बने सेल को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आग्नेय सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आग्नेय सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी की कुल आयतन में सबसे अधिक हिस्सा किस परत का है? क्रोड का है, पर्पटी का है, मेंटल का है, या फिर तीनों परतों का आयतन बराबर है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा मेटल। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवसादी सेलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है आपको बताना है। पहला ऑप्शन है
अवसादी सेलों का निर्माण विभिन्न प्रकार के सेल अवसादों के निक्षेपण के द्वारा होता है। ये तो सही है। इन सेलों में जीवाश्म होने की कोई संभावना नहीं होती। ये गलत बात है, संभावना होती है। ये सेलें अपेक्षाकृत कम कठोर होती हैं। ये ऑप्शन भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला और तीसरा, ऑप्शन सी। चलिए आगे देखते हैं। उच्च ताप एवं दाब के कारण कौन सी सेल कायांतरित सेल में परिवर्तित हो सकती है? उच्च ताप और दाब के कारण कौन सी सेल कायांतरित सेल में परिवर्तित हो जाती है? आग्नेय सेल होगा दोस्तों, अवसादी होगा, ए और बी दोनों होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, पहला और दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? स्थल मंडल कहते हैं, परपटी कहते हैं, मंडल कहते हैं, या फिर कोर कहते हैं? तो पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को क्या बोलते हैं? परपटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परपटी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं। नीचे दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। पृथ्वी की ऊपरी परत को परपटी कहते हैं तथा यह बहुत पतली होती है, सबसे पतली परत है, सही है। महासागरीय परपटी की मोटाई महाद्वीपीय परपटी से अधिक होती है। ये ऑप्शन गलत है दोस्तों। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल एक, केवल फर्स्ट होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है? इसको हमने बताया था 6371 किलोमीटर होती है। इसको हमने थ्योरी क्लास में आपको बताया था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आकर तेजी से ठंडा हो जाता है तब इस प्रकार बहिर्भेदी आग्नेय सेल का निर्माण होता है। जब द्रवित मैग्मा भूपर्पटी के अंदर गहराई में ठंडा हो जाता है तब अंतर्भेदी आग्नेय सेल का निर्माण होता है। थर्ड है कि बहिर्भेदी आग्नेय सेल की संरचना बड़े दानों वाली होती है, अंतर्भेदी आग्नेय सेल की संरचना महीन दानों वाली होती है। तो यहाँ पर चौथा और तीसरा तो गलत है। ऑप्शन पहला और दूसरा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाद्वीपीय द्रव्यमान में परपटी की मोटाई लगभग कितनी है? तो महाद्वीपीय द्रव्यमान पर परपटी की मोटाई लगभग कितनी होती है दोस्तों? 35 किलोमीटर। कितनी होती है? 35 किलोमीटर। ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अवसादी चट्टानों की विशेषता है? अवसादी सेलों का निर्माण विभिन्न प्रकार के सेल अवसादों के निक्षेपण के द्वारा होता है। सेकंड है कि इन सेलों में जीवाश्म होने की कोई संभावना नहीं होती। गलत बात है। ये सेलें अपेक्षाकृत कम कठोर होती हैं। भी ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर पहला और तीसरा सही है, पहला और तीसरा सही है। चलिए आगे देखते हैं। महासागर की परपटी में मुख्य रूप से फिलिंदा ब्लैंक्स और क्या बनी होती है? सिलिका एल्युमिनियम है, सिलिका मैग्नीशियम है, आयरन और निकेल है, या फिर इनमें से सभी है? तो महासागर की परपटी में मुख्य रूप से सिलिका और मैग्नीशियम की बनी होती है। किसकी? सिलिका और मैग्नीशियम की। सिलिका प्लस मैग्नीशियम, सीमा है ना। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे आंतरिक परत को किस रूप में जाना जाता है? परपटी, मेंटल, क्रोड, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे आंतरिक परत को दोस्तों क्रोड के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? क्रोड के नाम से जानते हैं। चलिए आगे देखते हैं। समुद्र तल पर परपटी की मोटाई लगभग कितनी है? 35 किलोमीटर है, 5 है, 20 है, 40 है? तो समुद्र तल पर परपटी की मोटाई लगभग है दोस्तों 5 किलोमीटर। कितनी है? 5 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रोड मुख्य रूप से फिलिंदा ब्लैंक्स और फिलिंदा ब्लैंक से बनी होती है। सिलिका और एल्युमिनियम है, सिलिका और मैग्नीशियम है, लोहा और निकिल है, या फिर इनमें से सभी? तो क्रोड मुख्य रूप से दोस्तों निफे, क्रोड को ही तो निफे बोलते हैं, तो निकिल और लोह से बनती है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य पूछा गया है। प्रायद्वीपीय परपटी सिलिका और एल्युमिनियम जैसे खनिजों से बनी है। सही बात है। महासागरीय परपटी सिलिका और आयरन से बनी है। ये गलत बात है। पृथ्वी की सतह परपटी के नीचे मेटल होता है। सही है। पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत को क्रोड कहते हैं, जो कि मुख्यतः निकेल और लोह से बनी होती है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो यहाँ पर हो जाएगा असत्य पूछा गया है, तो असत्य जो है असत्य हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, असत्य पूछा गया है यहाँ पर। चलिए आगे देखते हैं। जब द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है तब इस प्रकार बने सेल को क्या कहते हैं? कायांतरित सेल, अवसादी सेल, आग्नेय सेल, या जीवाश्म युक्त सेल? जब द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है तब इस प्रकार बने सेल को क्या कहते हैं? तब इस प्रकार बने सेल को आग्नेय सेल कहते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय द्रव्यमान के मुख्य खनिज घटक कौन कौन से हैं? सिलिका, एल्युमिनियम, सिलिका, मैग्नीशियम, आयरन और निकेल, या इनमें से सभी?
तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सिलिका और एल्यूमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूपर्वती के ठीक नीचे से मेटल कितने गहराई तक फैला हुआ है? 3500, 35 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर या फिर 450। तो भूपर्वती के ठीक नीचे से मेटल कितनी गहराई तक फैला है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2900 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रोड की त्रिज्या लगभग कितनी होती है? 3500 किलोमीटर, 6370 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर या फिर 4500 किलोमीटर। तो क्रोड की त्रिज्या लगभग होती है, क्रोड की त्रिज्या कितनी होती है? तो क्रोड की त्रिज्या होती है दोस्तों 3500 किलोमीटर। ऑप्शन इज द राइट आंसर, 3500 किलोमीटर। चलिए, तो दोस्तों यहाँ पर हमारे क्वेश्चंस समाप्त होते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस, बने रहने के लिए दोस्तों। हमने सबसे पहले थ्योरी क्लासेस की, है ना, थ्योरी किया, देन उसके बाद में हमने जो भी इम्पॉर्टेंट PYQ क्वेश्चन थे उसको हमने किया, है ना। चलिए, तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो सबसे पहले आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना है, जिससे नेक्स्ट नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचे। और इस सेशन को आप लोग ना पहले लाइक कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दो। जो भी सोशल मीडिया आप लोग यूज करते हो वहाँ तक इस सेशन को जरूर पहुँचाइए दोस्तों। NCERT सीरीज है और मैं क्लास वाइज जो है PDF बना दूँगी, ठीक है। आज आप लोगों को PDF मिल जाएगी, क्लास 6 की अलग बना दूँगी, है ना, और क्लास 7 की अलग बना दूँगी, जिससे आप लोगों को भी पढ़ने में आसानी हो, है ना। तो आप लोगों के लिए मैं PDF प्रोवाइड कर देंगे। प्लेलिस्ट में आप लोग जाइएगा, प्लेलिस्ट हम अलग अलग बना देंगे, क्लास 6 की, क्लास 7 की, क्लास 8 की, सबकी अलग अलग बनाऊंगी। तो आज मैं बना दूंगी प्लेलिस्ट और आप लोग जाकर प्लेलिस्ट में सारी क्लास को देख लीजिए, क्लास फर्स्ट से सारी क्लास को आप लोग देख लीजिएगा और उसके बाद में आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी हो जाएगी, ठीक है। चलिए, तो दोस्तों इसी के साथ हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।